ना ऑलरेडी मैंने आपको एसक्यूएल में बता रखा है कि व्हाट इज़ द आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इससे पहले जो आया था हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले जो आया था वो था हमारा डीबीएमएस, दैट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोनों में डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया, बट वी विल डिस्कस द डिफरेंस कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आई मीन डीबीएमएस इज एक्टिंग एज अ फाइल, बट आरडीबीएमएस में हम क्या करते हैं कि इसको हम एज अ रिलेशन डिफाइन करके बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ऑल मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, ये सारी जो है ये हमारा सभी जो है हम जितनी भी डेटाबेस पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपने माई एसक्यूएल भी अगर किसी ने यूज़ किया है, वो सारा बेस्ड ऑन है आपका आरडीबीएमएस में। मीन्स एवरीथिंग इज based on this RDBMS, Relational Database Management System, not the DBMS. DBMS is nothing but like a file system. तो how it works? Data is represented in terms of the tuples. Tuples का मतलब आपका रोज है, जो ऑलरेडी हमने देखा था SQL में कि रोज बोलिए या आप टपल बोलिए उसे, वहाँ पे वो है। नाउ इसकी हिस्ट्री आप देख लीजिएगा। और बेसिकली जो आरडीबीएमएस में है ये EF कॉड जो है, यहाँ पर EF कॉड ने 12 रूल्स यहाँ पे प्रपोज किए हैं। EF कॉड के जो 12 रूल्स यहाँ पे प्रपोज करे उसी के बेसिस में पूरा आरडीबीएमएस का जो है कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है। अगर ये इनमें से एक भी रूल फेल होता है तो वो जो उसकी कंसिस्टेंसी है उस डीबीएमएस की वो नहीं फुलफिल हो पाती है। तो नाउ व्हाट इज अ टेबल? टेबल मीन्स इफ लाइक दिस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेबल में क्या है, ये आपका एक टेबल है जिसमें आपने यहाँ पे ये आईडी, नेम, एज, कोर्स, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर। हेलो, ये आप लोग अपना म्यूट करो बेटा, पीछे कोई यहाँ पर वो कर रहा है। हेलो, सभी लोग आप अपना माइक ऑफ करो, पीछे से नॉइज ज्यादा आ रही है। नाउ टेबल इज नथिंग बट हियर, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एसक्यूएल में बता रही थी कि टेबल में क्या होता है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट इन एसक्यूएल यू कैन से, यहाँ पर ये जो है हमारा ये टेबल है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, यू कैन से दिस वन इज टेक्निकल नोन एज टपल। स्क्रीन नहीं आ रही है? ओके। Now is it visible? अभी स्क्रीन आ रही है? Visible. Okay. तो now this one is known as tuple here. यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हो और इस टेबल में ये जो रोज होते हैं वो हमारे टपल हैं, और ये जो वर्टिकली यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है दैट इज नथिंग बट द एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 4 एट्रीब्यूट्स है, दैट इज द आईडी, नेम, एज एंड कोर्स। तो देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स इन दिस, दैट इज आईडी। तो एट्रीब्यूट्स, अब यहाँ पे ये जो आईडी की अगर हम ये वैल्यू की बात करें या नेम की इस वैल्यू को बात करें तो ये कहलाता है हमारा डोमेन। डोमेन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो नाउ नेम एट्रीब्यूट का जो वैल्यूज है, जितने भी लोगों के यहाँ पे नेम हो सकते हैं, 8-10 लोगों का, कितना भी हो सकता है, 1000-10,000 भी हो सकता है। तो दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स वैल्यू, इस एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसे हम यहाँ पर डोमेन कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे दिस वन इज नथिंग बट द टपल। टपल इज नथिंग बट द वन पर्टिकुलर रो, एंड दिस वन पर्टिकुलर रो इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। लाइक यहाँ पे ये रो में आईडी भी है, नेम भी है, एज भी है, कोर्स भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक टपल में आपके यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का ये कलेक्शन है। Now what is a field? Field is a similar entity of the table which contains specific information about every record. आप इस टपल को आप फील्ड बोलें या रो बोलें या रिकॉर्ड बोले, ये सारी चीजें इसी का नाम है। तो ये वन पर्टिकुलर फील्ड कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, और यू कैन से टपल है, रिकॉर्ड है, एनीथिंग यू कैन से।
तो व्हाट इज अ रो और रिकॉर्ड, सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है. व्हाट इज अ कॉलम, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट एट्रीब्यूट नेम इज नथिंग बट अ वन कॉलम. ये देखिए यहाँ पर नेम का एट्रीब्यूट यहाँ दिखाया है. नाउ नल वैल्यूज ऑलरेडी हमने देखा है कि नल वैल्यूज, इफ यू आर नॉट एंटरिंग एनी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट डीबीएमएस टेक द नल वैल्यूज. इफ यू अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करते हो, नल जब आप एंट्री करना चाहते हो तो अगर आप उसको उस एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू नहीं डालनी तो आप इंसर्ट करने के दौरान आप क्या लिख देते हो, यहाँ पर नल वर्ड यूज करते हो. तो दैट पर्टिकुलर टाइम वो वहां पर वैल्यू आपकी नल हो जाती है. इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस नल वैल्यू विथ सम वैल्यू देन यू कैन यूज द एनवीएल फंक्शन विच आई टोल्ड इन द एसक्यूएल की. एनवीएल में आप मान लीजिए यहाँ पर हमने कमीशन में क्या किया था, इसको 100 से रिप्लेस कर दिया. तो इन प्लेस ऑफ द कमीशन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100 से रिप्लेस हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज नथिंग बट हियर what that also I told you in the SQL की what is the integrity. इंटीग्रिटी हमने 4 तरीके की देखी थी कि सबसे पहली जो है हमारी यहाँ पर है एंटिटी इंटीग्रिटी. एंटिटी इंटीग्रिटी विच इज अप्लाइड ऑन द रो एट्रीब्यूट्स. तो आप ये कह सकते हो कि हम रो पे अप्लाई करते हैं. इट स्पेसिफाई देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल. यानी कि अगर हम एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल व्हेन वी डिफाइन द प्राइमरी की, अगर हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं अपने किसी भी कॉलम की वैल्यू पे, तो इसका मतलब है कि जब हम उसे इंसर्ट करेंगे तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक. तो इसके कारण हम वहां पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते. तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया भी था कि एंटिटी इंटीग्रिटी में अगर आप टेबल पे डिफाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पीके लगाना होगा. पीके इज नथिंग बट द नॉट नल प्लस यूनिक. ये दो वैल्यू के कॉम्बिनेशन को लेता है. आई मीन ये वैल्यूज को एम्प्टी भी नहीं छोड़ेगा, साथ में कोई रिपीटेड वैल्यू ये नहीं लेने देगा. तो दैट इज कॉल्ड द एंटिटी इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी यू कैन से द कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आप जो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस पे आप वैलिडेशंस लगा रहे हैं. कंस्ट्रेंट और यू कैन से वैलिडेशन, यानी कि आप वैलिडेट कर रहे हैं कि भाई इसी टाइप का डेटा चाहिए, इसके अलावा अगर आप कुछ इंसर्ट करोगे तो वो रोक देगा आपको लेने के लिए. नाउ डोमेन इंटीग्रिटी क्या होगा, ये किस पे एनफोर्स करेगा, बेसिकली कॉलम पे हम अप्लाई करते हैं. कॉलम पे जैसे मैंने आपको बताया था, चेक कंस्ट्रेंट आप लगाते हो कि वैल्यूज लेने से पहले वो आप चेक कर सकते हो कि सैलरी किसी की ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. भाई किसी की भी सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो. तो दैट मस्ट भी आप वहां पे लगा सकते हो कि ग्रेटर देन 0 हो सकता है. तो ये जो हम लगा रहे हैं ये आपका आ जाएगा डोमेन इंटीग्रिटी. डोमेन इंटीग्रिटी में क्या है, सपोज करो अगर हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया कि जो क्लास होनी चाहिए वो CSIT मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये नहीं कि 12th 10th भी आप डाल दे, तो वहां पर हमने कंस्ट्रेंट्स लगा दिए या वैलिडिटी कर दी कि भाई अगर जो हमने क्लास डाली उसमें इसी टाइप के डेटा जाएंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगे. दैट इज कॉल्ड द डोमेन. तो डोमेन का मतलब है कि वॉट एवर वैल्यू वी आर इंसर्टिंग फॉर द एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड द डोमेन इंटीग्रिटी. तो डोमेन अभी मैंने बताया था कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डोमेन. नाउ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दैट ऑल्सो आई टोल्ड दैट मीन्स अगर किसी टेबल में पीके है और आप एक दूसरी टेबल बनाने जा रहे हैं तो आप उसमें फॉरेन की बना सकते हैं. मीन्स व्हेन वी वांट टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन 2 टेबल, सपोज करो ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, तो आप अगर इन दोनों रिलेशन टेबल को एक दूसरे से जोड़ना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, तो आपने इस टेबल में एक कॉलम को आपने पीके बनाया, इसी के रेफरेंस में दूसरी टेबल में आप सेम कॉलम नेम यहाँ पर भी होगा, उसको आपको FK बना होगा, दैट मीन्स फॉरेन की बनाना होगा. दैट इज कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. एंड द यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3. ये जो बेसिक इंटीग्रिटी थी, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप अपना कुछ डेटाबेस में कोई भी कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे ग्रुप करके अगर आप बनाते हैं तो इसे हम बिजनेस इंटीग्रिटी भी बोलते हैं या बिजनेस रूल्स भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन क्रिएट योर ओन इंटीग्रिटी हियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज द हियर डिफरेंस बिटवीन द DBMS एंड RDBMS. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द DBMS एंड RDBMS. Now the first one is the
डीबीएमएस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डीबीएमएस इज एक्टिंग एज अ फाइल। आई मीन इसमें हम आरडीबीएमएस की तरह दो टेबल के बीच में रिलेशन नहीं बना सकते। तो डीबीएमएस एप्लीकेशन स्टोर्स द डेटा। आई मीन इसमें आप डेटा स्टोर तो कर सकते हो, वो डेटा एज अ फाइल होगा। फाइल आई मीन फ्लैट फाइल सिस्टम की तरह, फ्लैट फाइल सिस्टम की तरह होगा। नाउ आरडीबीएमएस क्या होगा, स्टोर्स द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है, उस फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द नथिंग बट द डीबीएमएस इज अ जनरली स्टोर्ड एज अ आइदर हायरार्कियल फॉर्म और नेविगेटेड फॉर्म यहाँ पर होगा। नाउ आरडीबीएमएस में आपने देखा कि डेटा कैसा होता है हमारा, वो टेबल के फॉर्म में होता है और उसमें हमने आइडेंटिफायर दैट मीन्स प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हमने लगाकर यहाँ पर यूज किया। दैट मीन्स मैंने कल आपको बताया था नेटवर्क हायरार्कियल का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पर मान लीजिए पेरेंट क्लास है, फिर उसकी यहाँ पर चाइल्ड क्लास होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर चाइल्ड आई मीन पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन, यहाँ पर भी एक नोड होगा, फिर ये नोड हुआ, तो ये हायरार्कियल मोड में होगा। नाउ सबसे बड़ी चीज नॉर्मलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन द डीबीएमएस, बल्कि नॉर्मलाइजेशन हम आरडीबीएमएस में करेंगे। आई विल टेल की हाउ वी डू। वैसे आपको एसक्यूएल में थोड़ा सा बताया था कि एक बड़ी टेबल को जब हम छोटे छोटे टेबल्स में ब्रेक करते हैं टू रिड्यूस द रिडंडेंसी, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब वी वांट टू अवॉइड द रिपीटेड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और उसको करने के लिए हमें उसे टेबल के छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने पड़ते हैं जहां पे रिपीटेड डेटा हट जाए। तो दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन विच इज पॉसिबल इन द आरडीबीएमएस, नॉट पॉसिबल इन द डीबीएमएस। डीबीएमएस डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विथ regards to data manipulation. When we want to apply some manipulation, like आपने insert किया, delete किया, या किसी की सैलरी एनुअली कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती। जबकि डीबीएमएस डिफाइंस द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 4 रूल्स देखे थे, एंटिटी इंटीग्रिटी, देन डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड यूजर इंटीग्रिटी। ये सारी चीजें हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। Now DBMS uses file to store data, so there will be no relation between the tables. I mean यहाँ पे क्या है कि DBMS अगर आपको चाहिए कि आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे DBMS में आप टेबल बना सकते हैं। बट ये आप देखिए DBMS uses file system to store data, so there will be no relation between the tables। क्योंकि सिंपल एक फाइल होती है, जैसे आप एक्सेल में बनाते हो, आपने सारा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में रख लिया, लेकिन ये इट्स लाइक अ फाइल। आपने एक फाइल बनाई जिसमें अगर कुछ नए स्टूडेंट आए आपने ऐड कर दिया, बट इफ यू वांट टू रिट्रीव सम डेटा फ्रॉम दैट फाइल तो आपको पूरी फाइल ही लेनी पड़ेगी। आई मीन उसमें से कुछ आप फिल्टर करके एक नई रिपोर्ट नहीं बना पाते या क्वेरी करके आप देख नहीं सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अ फ्लैट फाइल सिस्टम। बट इन आरडीबीएमएस यू कैन क्वेरी एंड यू कैन गेट द आंसर। आई मीन आप इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विच इज स्टोर्ड इन द योर डेटाबेस। Now DBMS has to provide some uniform method to access the stored information. RDBMS supports a tabular structure of the data and relationship between the access and stored. तो आप देख सकते हो कि एक या एक से ज्यादा टेबल से भी आप डेटा रिट्रीव कर सकते थे बाय द ज्वाइन क्वेरी। वी हैव सीन दैट कि ज्वाइन क्वेरी में आपने देखा 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को हम एक साथ मर्ज करके भी डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा डेटा एक फाइल की तरह है। तो आप यहाँ पे स्टोर डेटा को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, पूरी की पूरी फाइल ही आप देख सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टम तरीके से आप किसी भी फॉर्म में कोई रिपोर्ट मांग रहा है कि केवल नाम और उसकी सैलरी और उसका ज्वाइनिंग डेट दिखा दीजिए, तो आपने कुछ डेटा फिल्टर करके दिखा दिया। Now DBMS does not support distributed database. Distributed database and centralized database, I will tell कि क्या होता है जब हम सर्वर की बात करते हैं। If everything is stored in a one particular place, like suppose करो मेरा सारा डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो this is nothing but एक central hub है हमारा, और हमारे पास ये सारे क्लाइंट हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिसे इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हमारा सर्वर जो है ये सारे क्लाइंट है, सपोज करो अगर हम यहाँ पे जीमेल हम कर रहे हैं, तो जीमेल का सर्वर हमारे पास तो है नहीं, तो ये जो है सेंट्रलाइज कहीं पे उसका एक सर्वर पड़ा है, मान लीजिए यूके में पड़ा हुआ है,
तो यूके का अगर ये सर्वर फेल हो जाएगा तो वी आर द क्लाइंट हियर, हम अगर अपने जीमेल को एक्सेस कर रहे हैं तो उस समय बोलेगा कि सर्वर डाउन है, आई मीन सर्वर फेल हो चुका है, तो आप वहां पे जीमेल एक्सेस नहीं कर सकते या याहू एक्सेस नहीं कर सकते। वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल ऑन द सेंटर, तो सेंटर का डिसएडवांटेज क्या है कि इफ द सेंटर फेल हो गया तो आप जो क्लाइंट है, क्लाइंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्लाइंट का सिस्टम वर्क कर रहा था, लेकिन वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है, सर्वर आपका खराब है। तो सेंट्रलाइज में क्या है कि अगर हमारा सर्वर फेल हो गया तो सारा का सारा काम रुक जाता है। इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइंट अगर एक कोई फेल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी क्लाइंट अपना काम कर रहे हैं। 2 क्लाइंट फेल हो जाए तो भी कोई नहीं, सर्वर काम कर रहा है तो काम हो रहा है। सेंट्रलाइज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि सारा का सारा डाटा जो था एक पर्टिकुलर प्लेस पर स्टोर्ड था और उसको एक्सेस बाकी हम क्लाइंट के द्वारा कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में क्या है, सपोज करो ये हमारा एक सर्वर है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक और सर्वर बना दिया, एक छोटा सर्वर कह लीजिए, ये मेन सर्वर था हमारा और हमने यहाँ सर्वर 1 और ये सर्वर 2 बना दिया। ना इससे भी कुछ क्लाइंट यहाँ पर एक्सेस कर रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पर है, इसी तरह से यहाँ पे भी कोई क्लाइंट है डायरेक्टली इस सर्वर से ले सकता है। यहाँ पे क्या है, ये भी एक क्लाइंट है, यहाँ पे भी क्लाइंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है इस वाले सर्वर पर जो डेटा है इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमने यहाँ पर बना के इस वाले सर्वर पे डाल दिया। इसी तरह से इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमने यहाँ पर डाल दिया है। कारण क्या है कि सपोज करो ये यूके का सर्वर है, यूके के सर्वर में हमने माना कि ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इमेजिन करते हैं कि ये जो मेन सर्वर है उसमें पूरे दुनिया का डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। बट सपोज करो ये इंडिया है और ये मान लीजिए आपका चाइना का सर्वर है। ऑब्वियसली ये इंडिया का जो यूजर होगा वो इंडिया वाले डेटा से ही डेटा उठा रहा है, ऐसा तो नहीं। सपोज करो इंडियन कोई क्लाइंट है तो ऑब्वियस है उसका जो पूरी इंफॉर्मेशन होगा वो इस सर्वर पे भी मिल जाएगी और इस वाले पे तो होगी ही होगी, मेन सर्वर पे तो होगा। तो मेन सर्वर से जाने से पहले क्या होगा, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी तो इस वाले सर्वर पे जाएगा, इस सर्वर से अगर उसको डेटा मिल गया, उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई तो यहीं से डेटा इसको ट्रांसफर हो जाएगा। ये S2 जो है S1 से मांगेगा ही नहीं, आई मीन इस वाले सर्वर से वो डेटा पूछेगा ही नहीं। कारण क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन इस क्लाइंट को चाहिए थी उसको इसी वाले सर्वर से मिल गया। तो ऐसा इसलिए किया जाता ताकि इस मेन सर्वर पर बर्डन कम पड़े। आई मीन जो उसके लिए हमने क्या किया, इंडिया के लिए एक लोकल सर्वर बना दिया और इसका जो रिप्लिका है, आई मीन रिप्लिका इन द सेंस डुप्लीकेट कॉपी जो है वो इस पे डाल दी गई है। तो इस पे जब डाल दी गई है तो आप डेटा यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो डेटा है वो रिक्वेस्ट यहाँ तक नहीं जाएगा। अगर ये डेटा यहाँ पर नहीं मिलता है, वॉट एवर यू आर लुकिंग that is not available in this server, then it will send the request to the main server। मेन सर्वर में वो डेटा को ढूंढेगा, अगर वहां पे वो मिल गया तो ये इसे यहाँ पे रिटर्न करेगा और फिर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से सपोज करो मैंने यहाँ चाइना की बात करी तो चाइना का जो लोकल यूजर होगा वो यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट अगर उसने रिक्वेस्ट करी इस चाइना के सर्वर पे, अगर इस लोकल सर्वर जो चाइना के अंदर पड़ा था अगर उसको वहां से डेटा मिल गया तो वहां से रिटर्न हो जाएगा। सपोज कोई चाइना में यहाँ पर इंडियन बैठा हुआ है, यहाँ से कोई NRI गया हुआ है और यहाँ पर इंडियन जो है ये यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसने रिक्वेस्ट करी। अब एक्चुअली जो इंडिया का लोकल सर्वर है उस पे उसकी इंफॉर्मेशन होगी या मेन सर्वर पे होगी। इस रिप्लिका पे केवल चाइना के यूजर्स का डेटा है, इस पे इंडिया का है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि चाइना का जो इंडियन यहाँ पे बैठा है वो इसने रिक्वेस्ट किया बट उसके इस लोकल सर्वर पे इंडियन की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये क्या करेगा, मेन सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी। मेन सर्वर पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो इंडिया के डेटा से वो फिल्टर करके इसको सेंड करेगा, देन यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज द वे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यहाँ पे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब क्या होता है, एक मेन पार्ट है, मेन पार्ट का हम यहाँ पे बहुत सारे रिप्लिकास बनाते हैं, आई मीन इसकी डुप्लीकेट, आई मीन ये R था, यहाँ पे हमने एक R1 बना लिया, यहाँ R2 बना लिया, एक R3 बना लिया हमने, यहाँ पर R4 बना लिया यहाँ पे। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या हमने R1 R2 R3 करके बहुत सारी रिप्लिका कॉपी बना ली। सपोज अगर यहाँ पे R2 काम करना बंद कर दिया, आई मीन ये फेल हो गया, तो भी आप डेटा क्या R1 से उठा सकते हो, R3 से उठा सकते हो या R से उठा सकते हो, कहीं ना कहीं से आपको डेटा मिल जाएगा। आप लोग डेली यूज में अगर आप ध्यान से देखो तो आप भी डेली यहाँ पर यूज करते हो, दैट इज द ATM। अगर आप ATM का देखें तो ये ATM का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम इसी पे काम करता है।
वो कैसे काम करता है एटीएम यहाँ पर आपका देखिए, जो मेन है, मान लीजिए दिल्ली में मेन सर्वर पड़ा है, लेकिन सपोज करो अगर कोई बिहार का है, तो अगर उसे बिहार का डेटा एक्सेस करना है तो आप सोचो आपका अकाउंट दिल्ली में था, फिर भी आप जाते हो बिहार के एटीएम से जाके पैसा निकाल लेते हो। दैट इज द रीजन। कारण क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाले फंडे पे काम करता है, जो अभी मैंने आपको बताया, उसकी रिप्लिका कॉपी पड़ी हुई है। अब अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे दिल्ली का आपका एटीएम कार्ड, अगर आप जाके किसी दूसरे एटीएम, सपोज करो मेरा अकाउंट आईसीआईसी बैंक, व्हेन आई वांट टू टेक द मनी फ्रॉम द एसबीआई कार्ड, आई मीन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं जाके एसबीआई के एटीएम से अगर वहां पे डेटा एक्सेस करना चाह रही हूँ तो पैसे निकल आते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, इतना माइन्यूट होता है कि नॉर्मल यूजर उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता। कारण क्या है, जो एसबीआई का सर्वर है उस पे आईसीआईसी के कस्टमर की डिटेल तो थी नहीं, तो लोकली उस पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मेन सर्वर पे है। वो क्या करेगा, उस लोकल सर्वर से मेन सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, तो वहां से उसको डेटा मैच कर जाता है, तो वो आपको वहां पे मनी ट्रांसफर हो जाती है। तो कारण क्या है कि सबका गेटवे अलग है, लेकिन टोटल सारे जो बैंक हमारे हैं सब आपस में लिंक्ड है। आई मीन सबका यहाँ पर एक मेन सर्वर होता है, एक जो यहाँ पर आपने एक ग्लोबल डेटा बना रखा है, वो ग्लोबल डेटा में सभी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। आई मीन आईसीआईसी का भी डेटा है, एचडीएफसी का भी है, एसबीआई का है, सभी का डेटा यहाँ पर पड़ा है। लेकिन बेसिकली क्या, आईसीआईसी अपना प्रेफरेंस किसको देगा, उसके पास जो लोकली अपने सर्वर पे उसने डाल रखा होगा, जितने उसके आईसीआईसी के कस्टमर होंगे उनका डेटा यहाँ पे डाल रखा है। एचडीएफसी वाला किसको प्रेफरेंस देगा, जो उसके कस्टमर है उनका डेटा इस लोकल सर्वर पे होगा। इसी तरह एसबीआई वाले का होगा। लेकिन सपोज करो एसबीआई का एटीएम है और हम एसबीआई के कस्टमर है, एंड आई वांट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द आईसीआईसी, तो भी हम कर लेते हैं। कारण क्या है, आप सोचोगे आईसीआईसी के पास हमारा डिटेल कहाँ से आया, क्योंकि ये ग्लोबल सर्वर से वो डेटा को एक्सेस कर लेता है। वो उसको अगर वहां पे डेटा मैच कर गया, वॉट एवर सिक्योरिटी पिन्स वी आर प्रोवाइडिंग, इफ दैट इज मैचिंग विद द सर्वर, आई मीन ग्लोबल सर्वर से वो मैच कर लेता है। अगर मैच कर गया तो वो इसी वजह से जब हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द अदर एटीएम, कुछ मिली सेकेंड्स का ही डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। कारण क्या है भाई, आपका डेटा आईसीआईसी का था, आईसीआईसी का डेटा यहाँ ऑलरेडी पड़ा था, उससे फटाफट यहाँ मैच किया और आपको रिटर्न कर दिया। लेकिन सपोज करिए आपका एसबीआई का और आप आईसीआईसी से पैसा निकाल रहे हैं, तो ये पहले यहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा मेन सर्वर पे, मेन सर्वर से वो रिप्लाई होके आएगा, तब आप पैसा विड्रॉ कर पाते हो। तो दिस इज द वे यू कैन। इसी तरह से आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का देख सकते हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड का ही एग्जाम्पल है। बैंक का हो गया, एम्प्लॉय का अगर देखिए एक कंपनी है, उसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो उसका भी वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाले ही फंडे पे काम करता है। आज की डेट में बहुत रेयरली है जो कि आपका सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सेंट्रलाइज में डिसएडवांटेज ज्यादा है, दैट इज द रीजन। तो आरडीबीएमएस सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कॉन्सेप्ट, जबकि डीबीएमएस हमारा नहीं सपोर्ट करता था। नाउ एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस फाइल्स आर जैसे एक्सएमएल एक्सेट्रा है यहाँ पर। इसी तरह से माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये सारे हमारे इसके हैं। एंड डीबीएमएस मीन टू बी द फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड डील विद द स्मॉल डेटा, इट सपोर्ट सिंगल यूजर। जैसे हम कॉलेज में आप लोगों के स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हैं, एक छोटा सा मुझे डिपार्टमेंट लेवल पे काम करना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस ओरेकल, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है मैनेज करना। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सेल में ही डेटा बना के अपना काम चला लेते, इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना है विथ मल्टीपल यूजर्स, विथ मल्टीपल एक्सेसिंग, तो वी हैव टू गो फॉर द आरडीबीएमएस। नाउ हमें आरडीबीएमएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ डीबीएमएस वर्सेस वाइल्ड सिस्टम। अभी हमने देखा डिफरेंस बिटवीन द डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। अब डीबीएमएस का फाइल सिस्टम से, ऑब्वियसली फाइल सिस्टम हमारा एक बिल्कुल फ्लैट सिस्टम है, तो डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इन डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर, आई मीन इसमें हमें प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती। आई थिंक एवरीबडी इज फैमिलियर विद द सी लैंग्वेज, और आपने देखा होगा कि सी में अगर हमारा कोई डेटा फाइल के तौर पे अगर हम स्टोर करते, फाइल सिस्टम अगर आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके लिए आपको एक प्रोग्राम करना पड़ता है टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, टू स्टोर द डेटा इनटू द फाइल। यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो आपको उसके लिए एक प्रोग्राम या एक प्रोसीजर, प्रोग्राम इज नथिंग बट द मैथड और यू कैन से प्रोसीजर आपको वहां पर लिखना पड़ता है टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द फाइल।
File system provides the details of the data representation and storage of data. DBMS gives an abstract view of data that hides the details. DBMS provides a crash recovery mechanism. DBMS protects the user from the system failure. File system does not have a crash mechanism. That is, if the system crashes while entering some data, then the content of the file will lost. इसमें हम यहाँ पे कुछ रिकवर नहीं कर सकते. क्रैश हो रहा है. जबकि हम DBMS में क्या है, हम यहाँ पर क्रैश बैकअप हम ले सकते हैं. अगर आपका कुछ डेटा फेल हो गया, हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, तो आप डेटा वहां से रिट्रीव किया जा सकता है. Now DBMS provides a good protection mechanism and it is a difficult to protect the file under the file system, क्योंकि फाइल पे भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड लगा सकते हैं. जब वो होता है ना कि अगर आप किसी को फाइल भेज रहे हो तो उसमें भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भेज सकते हो. तो बट यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी वाइज बात करें तो फाइल ज़्यादा सिक्योर नहीं होता. उसको इनक्रिप्ट करना एक ही लेवल पे आप सिक्योरिटी कर रहे हो. और जबकि DBMS में हम क्या कर रहे हैं, जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आप देखो तो हमें उसे लॉगिन पासवर्ड देना होगा. साथ ही साथ आप अपने यूजर लेवल पे भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, एडमिन लेवल पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो. जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास. DBMS contain a wide variety of sophisticated technique to store and retrieve the data. जबकि फाइल सिस्टम में हम स्टोर कर तो सकते हैं, कांट इफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा. भाई स्टोर तो हम कर देते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ पार्ट ऑफ द डेटा रिट्रीव करना है, दैट इज क्वेरी तो हम चला नहीं सकते फाइल सिस्टम पे. तो क्वेरी वाली चीज पॉसिबल नहीं है. बट टू गेट द डेटा, टू फेच द डेटा फ्रॉम द फाइल, दैट इज अ पॉसिबल. ऐसा नहीं कि हम उससे डेटा नहीं ले सकते. अगर हमें कुछ फाइल ओपन करनी तो हम कंप्लीट फाइल ओपन करते हैं और उससे वो पार्ट ऑफ द डेटा कॉपी किया, कहीं ले जाके हमें जितनी रिक्वायर्ड उसे पेस्ट कर लिया. तो दैट वी कैन डू. बट इफिशिएंटली का मतलब है कि आपने कुछ क्वेरी करी हो, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा आपका फिल्टर होके आ जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल इन द फाइल सिस्टम. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कि डिफरेंस क्या है दोनों फाइल सिस्टम में, RDBMS एंड DBMS में क्या है डिफरेंस. तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट पार्ट विल कम. ओके, आज यहीं तक स्टॉप करती हूँ क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरीज है उसमें. तो आई विल स्टॉप टुडे दिस एंड देन आज द